The focus is on Vladimir Putin's vague threats to use nuclear weapons. न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। Countries are worried that Moscow could use nuclear weapons next. अब परमाणु युद्ध होना तय हो गया है। И при угрозе территориальной целостности нашей страны. हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 2 बार ही न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए ने जापान के 2 शहरों में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे। जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया था और जापान के नागासाकी में फैट मैन नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया था। अब ध्यान से सुनिए, लिटिल बॉय ने सिर्फ 14 किलोटन की एनर्जी रिलीज की थी और 70,000 लोगों को मार दिया था। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है B-83 जो 1.2 मेगाटन की एनर्जी रिलीज करता है। यह बॉम्ब लिटिल बॉय से 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। और 1961 में रशिया ने जार बॉम्बा नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी। इस बॉम्ब ने 50 से 58 मेगाटन की एनर्जी रिलीज की थी। यह आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है। जार बॉम्बा लिटिल बॉय से 3800 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो बस सोचिए, अगर आज के टाइम में न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इसका क्या नतीजा होगा। रशिया ने 24 फरवरी को वॉर डिक्लेयर करके यूक्रेन में इन्वेड कर दिया था। आज इस वॉर को 8 महीने हो गए हैं। आप पूरे इंटरनेट पर पढ़ रहे होंगे कि रशिया का बुरा हाल हो गया है, रशिया वॉर हारने वाला है, रशिया के फौजियों को यूक्रेन के इलाकों से भगा दिया गया है, वगैरह वगैरह। हाँ, यह बात सच है कि यूक्रेन के कुछ इलाकों से रशियन आर्मी को निकाल दिया गया है, लेकिन यह बात भी सच है कि रशिया ने यूक्रेन के 4 रीजन्स पर कब्जा कर लिया है। और सिर्फ कब्जा ही नहीं, इन रीजन्स में वोटिंग भी करा दी है कि यहां के लोग रशिया में मिलना चाहते हैं या नहीं। ये 4 इलाके हैं डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरिजिया। फैक्ट्स के हिसाब से तो रशिया ही इस वॉर को जीत रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि वो रशिया के बचाव के लिए हर तरह का स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज करेंगे। Что наша страна также располагает различными средствами поражения. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении. वीडियो के एंड में उन्होंने कहा, आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मौका आने पर कर भी दूंगा। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अच्छे से जानती हैं कि पुतिन का कुछ भरोसा नहीं है। वह बहुत डेयरिंग किस्म के आदमी हैं। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, 2022 चल रहा है, कोई वॉर वगैरह नहीं होगा, लेकिन पुतिन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी हाल ही में कहा है कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर मजाक नहीं कर रहे। ऐसे कुछ सबूत भी सामने आए हैं जो ये दिखाते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। कुछ दिन पहले एक ट्रेन की वीडियो वायरल हुई थी जो रशिया से यूक्रेन की तरफ जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों से लैस एक ट्रेन को यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया। यह ट्रेन रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 12th मेन डायरेक्टरेट की थी, जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि रशिया ने अपने ओलेनिया एयरबेस पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले 11 बॉम्बर प्लेन्स को खड़ा कर दिया है। यह एयरबेस रशिया के पड़ोसी नॉर्वे के काफी पास है और नॉर्वे एक नाटो का मेंबर है, यानी नाटो कंट्रीज और यूक्रेन दोनों पर ही न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। न्यूक्लियर वॉर के डर से यूक्रेन में पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स को इकट्ठा किया जा रहा है। पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने में हेल्प करती हैं। इसी तरह यूएसए में भी एनप्लेट नाम की दवाई को इकट्ठा किया जा रहा है, जो हमारे शरीर में न्यूक्लियर रेडिएशन घुस जाने के बाद उसको कुछ हद तक ठीक कर देती है। रशिया और यूएसए के पास एग्जैक्टली कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं किसी को नहीं पता, लेकिन काफी सारे सोर्सेस से वेरीफाई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि रशिया के पास 6200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अमेरिका के पास 5500। रशिया के 6200 में से 1500 न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव और रेडी टू यूज हैं, जबकि यूएसए के 1400 वेपन्स एक्टिव एंड रेडी टू यूज हैं। इन दोनों कंट्रीज के पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेपन्स ही काफी होते हैं दुनिया में तबाही लाने के लिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो हाँ, इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच में घिरे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूक्लियर वेपन्स को कई तरह से लॉन्च किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट लेकर पहुंच सकती है, या फिर SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स,
जो पानी के अंदर सबमरीन में से निकलकर बहुत दूर तक न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जा सकती है। और आखिरी में बॉम्बर प्लेन्स, जो सिंपली हवा में से न्यूक्लियर बॉम्ब्स को दुश्मन के इलाकों में गिरा देते हैं। यूएसए ने जापान पर बॉम्बर प्लेन से ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे। रशिया और यूएसए दोनों के पास ही ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कुछ ही मिनटों में इन दोनों कंट्रीज को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ऊपर से देखा जाए तो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका से काफी ज्यादा डेंजरस हैं। और एक बार अमेरिका को साइड कर दें तो रशिया कुछ ही मिनटों में पूरे यूरोप को बर्बाद कर सकता है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, तो ये कैसे होता है, कैसा दिखता है और इसका क्या असर होता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर बॉम्ब एक नॉर्मल बॉम्ब से सिर्फ इसलिए अलग नहीं होता कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है। एक नॉर्मल बॉम्ब सिर्फ अपने ब्लास्ट होने से डैमेज करता है, लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब अपने ब्लास्ट से और उसके कई दिनों बाद तक भी डैमेज करता रहता है। जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट दिखती है जो काफी दूर से देखी जा सकती है। इसके बाद बॉम्ब में से काफी ज्यादा गर्मी निकलती है जो आसपास के लोगों को डेडली बर्न इंजरीज देती हैं। फिर न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है। इसके बाद आसमान में एक फायरबॉल दिखती है, फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फाइनली होता है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। जब बॉम्ब फटता है तो अपने आसपास की मिट्टी, पानी और बाकी चीजों को अपने साथ ऊपर आसमान में ले जाता है। फटने के कुछ देर बाद ये सभी चीजें मिट्टी की तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल में मिलकर वापस नीचे धरती पर गिरती हैं और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। यही कारण है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए एक 10 किलोटन का न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो बॉम्ब की साइड से 3 किलोमीटर के रेडियस में ऑलमोस्ट सभी लोग आग और रेडिएशन की वजह से तुरंत मर जाएंगे। 1 किलोमीटर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो भी गिर जाएंगी। फिर इस बॉम्ब से जो रेडिएशन निकलती है उससे बहुत नुकसान होता है, शरीर को डैमेज होता है, जैसे थायराइड, लंग्स, ब्रेस्ट और हड्डियों का कैंसर। ये रेडिएशंस जेनेटिक डिजीज भी कॉज करती हैं, जिसकी वजह से जन्म से ही बच्चों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। एक 10 किलोटन का बॉम्ब अगर इतना कुछ कर सकता है तो जरा सोच के देखिए रशिया का जार बॉम्बा, जो लिटिल बॉय से 3800 गुना ज्यादा खतरनाक है, वो क्या कर सकता है। रशिया किस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगी ये भी देखना होगा। न्यूक्लियर वेपन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन, तो दूसरा होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स बहुत बड़े बॉम्ब्स होते हैं। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पे रख के दुनिया में किसी भी बड़े शहर में ब्लास्ट किया जा सकता है। ये बॉम्ब्स बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं और अनगिनत सिविलियंस यानी आम आदमियों को मार सकते हैं। दूसरे हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जो छोटे होते हैं और इन्हें क्रूज मिसाइल पर रख के लॉन्च किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कंट्री को अपने दुश्मन देश के किसी इंपॉर्टेंट जगह जैसे मिलिट्री बेस या कोई वेपन फैक्ट्री या कोई भी जरूरी जगह जहां सिविलियंस ना हो वहां पे अटैक करना है, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका असर लिमिटेड जगह पर होता है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस पर ही अटैक करेंगे, क्योंकि रशिया अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का यूज करके यूक्रेन या फिर किसी और कंट्री की सिविलियन जनता पर अटैक करता है तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो वेस्टर्न कंट्रीज जो अब तक यूक्रेन की सिर्फ पीछे से मदद कर रही थी हथियार वगैरह देके, उन्हें भी इस वॉर में कूदना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। NATO के सेक्रेटरी जनरल ने भी यही कहा। We have so clearly conveyed to President Putin that any use of nuclear weapons will have severe consequences for Russia. लेकिन इस बात के बहुत ही कम चांसेस है कि NATO कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगी। रशिया बड़े न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि रशिया यूक्रेन से एकदम जुड़ा हुआ है और न्यूक्लियर बॉम्ब का असर रशिया पर भी आ सकता है। अगर रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करता है तो भी उसका कंप्लीट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हो सकता है। NATO कंट्रीज को न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा है। पिछले 20 साल से NATO कंट्रीज ने सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही लड़ाई की है, जिनके पास जेट्स वगैरह नहीं होते, इसलिए NATO कंट्रीज का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इस बात की चिंता में जर्मनी समेत 14 NATO कंट्रीज ने यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव साइन किया है। इस इनिशिएटिव में ये कंट्रीज एक साथ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेंगी, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इससे NATO कंट्रीज को कलेक्टिव प्रोटेक्शन मिलेगी। इन सभी चीजों के बीच में बेचारा यूक्रेन पिस रहा है। आज रशिया खुलेआम यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहा है, लेकिन यूक्रेन के पास वेस्टर्न कंट्रीज से मदद मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने आज से 30 साल पहले एक बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। आज से 30 साल पहले यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर कंट्री थी। यूक्रेन के पास 3000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, दुनिया में तीसरे नंबर पे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम के एक एग्रीमेंट में
अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे देश को दे दिए थे। और पता है ये देश कौन सा था? रशिया। बदले में रशिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को प्रॉमिस किया कि वो यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है वो तो आज दिख ही रहा है। अगर आपको ये देखना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में आखिर ये वॉर हो क्यों रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। जार बॉम्बा न्यूक्लियर बॉम्ब को रशिया यूज नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है और इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन रशिया के पास इसके अलावा भी काफी मेगाटन्स के बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तबाही लाने के लिए इतने ही काफी होते हैं। वॉर से किसी का फायदा नहीं होता और न्यूक्लियर वॉर से तो बिल्कुल ही नहीं होता। आज इस वॉर को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन दोनों ही साइड झुकने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ इतना ही होप कर सकते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो, और अगर ना भी हो तो एटलीस्ट कन्वेंशनल वॉर बन के ही रह जाए, न्यूक्लियर वॉर ना बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।